आज तक सुना था कि प्रेम की प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती है, आपको किसी भी उम्र में प्यार हो सकता है। अभी तक सुना था, आज हमारे साथ में साक्षात शख्स बैठे हैं जिनको 81 साल की अवस्था में प्रेम होता है और ये शादी कर लेते हैं। 81 साल की अवस्था में 40 साल की महिला से शादी करना बहुत मुश्किल रहा होगा। समाज का प्रेशर, परिवार का प्रेशर, बच्चे भी होंगे। इसको झेलते हुए कैसे इन्होंने इतना बड़ा साहसिक कदम उठाया है, इसके बारे में बात करेंगे। कोई आम शख्स नहीं है, ये है आईपीएस। पुलिस में काफ़ी एक्टिव करियर रहा है, आईपीएस की तैयारी की होगी, आईपीएस जैसा सम्मानित पोस्ट रहा है, उसके बावजूद भी ऐसा करना पड़ा। क्या मजबूरी रही होगी या फिर क्या समाज में एक बदलाव की भी एक रूप में हम इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका सबसे पहले यही क्वेश्चन मेरा रहेगा कि आप आईपीएस हैं, किस बैच के हैं, कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग हो रखी है? मैं जैसा आपने बताया, मेरा नाम है सर दारापुरी है। मैं 1972 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ और मैं उत्तर प्रदेश कैडर जो है हम लोगों को अलॉट होता है। उत्तर प्रदेश में मैंने लगभग 32 साल तक जो है आईपीएस में नौकरी की है। उस दौरान मैं अलग अलग जगह पर सहारनपुर, गोरखपुर, बनारस, नैनीताल, मुरादाबाद, ऐसे सीतापुर, बहुत सी जगह पर हम लोगों की पोस्टिंग होती रही है। और मैं 32 साल की सर्विस के बाद, आईपीएस सर्विस के बाद, मैं आईजी के पद से, पुलिस महानिरीक्षक के पद से 31 दिसंबर 2003 को मैं रिटायर हुआ हूँ। और उसके बाद मैं अब एज के कॉमन मैन में काम कर रहा हूँ। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और पॉलिटिक्स में हूँ। अच्छा। तो पहले भी आपकी शादी हुई रखी होगी, वो शादी कब हुई थी और कितने बच्चे आपके हैं? देखिए, मेरी शादी तो बहुत पहले हो गई थी। जब मैं 8वीं क्लास में मैं पढ़ता था तब मेरी शादी हो गई थी। पर वो जो गौना होता है जिसको सेकंड मैरिज कहते हैं, वो मेरे बीएससी करने के बाद हुआ था। वो लगभग 1965 में हुआ था। उसके बाद हम मैरिड लाइफ में रहे हैं। पहली पत्नी मेरे साथ लगभग 52 वर्ष तक मेरे साथ रही है और हमारे 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। और मेरी जो पहली वाली पत्नी कांता देवी जो थी, उनकी जनवरी 2021 में उनकी मौत हो गई। उसके बाद मैं था, परिवार तो यहाँ पर रहता था। मेरा बेटा, बड़ा बेटा और छोटा बेटा, उनकी पत्नियाँ जो है यहाँ पर रहती थी। तो उस समय मेरे दिमाग में कभी कोई ऐसी बात नहीं आई थी कि मुझे शादी करने की ज़रूरत पड़ेगी। पर जैसे मैंने देखा कि मेरा छोटा बेटा और बहू जो है वो अभी सितंबर में कनाडा जा रहे हैं। अच्छा। जो बड़ा बेटा और बहू हैं, वो बड़ी बहू जो है वो मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, वो लोग वहाँ शिफ्ट कर गए। तो ऐसा सच जो है मैं इसी महीने से लगभग मतलब अकेला रह जाऊँगा। एक तो ये अकेले पर रहने की बात, और दूसरा मुझे थोड़ा सा पार्किंसन की जो बीमारी आपने सुना होगा, वो होती है जिसमें आपका हाथ पैर जाइए हिले, कांपने लगता है। तो वो लगभग 1 साल से वो बीमारी जो है मुझे हुई है और मैं उसको मैनेज कर रहा हूँ एक्सरसाइज और दवाई के माध्यम से। तो इन दोनों चीज़ों को, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि कुछ हालात में ये जो बीमारी है ज़्यादा बिगड़ जाती है, आदमी को चलने में दिक्कत होती है और गिरने का खतरा रहता है। वो अपनी जो सामान्य क्रियाएं हैं उनको नहीं कर पाता। तो ऐसे में ज़रूरत है। और दूसरा जो मेरा अकेलापन मतलब हो जाएगा कि वो कनाडा जा रहे हैं, वो चले गए हैं। तो इन 2 बातों को लेके फिर मन में दिमाग आया, मेरे मन में विचार आया कि मुझे जो है एक जीवन साथी तलाश करना चाहिए। और वो तलाश मैंने की, अपने बच्चों को भी बताया और कुछ दूसरे जो रिश्तेदार। 2021 में आपकी पहली पत्नी की डेथ हुई, तो कब आपने ये सोचा कि हमको अब शादी करनी चाहिए, कब ख्याल आया? देखिए, मुझे लगभग 6 ये इसी साल में, समझ लीजिए इसी साल में, जब मैंने देखा कि जो पार्किंसन मेरा थोड़ा बढ़ रहा है। और पहले मेरे छोटे बेटे बहू की कनाडा जाने की ऐसी बात नहीं थी। अब जब उनका फाइनल हो गया, अब वो इसी 17 तारीख को कनाडा चले जाएंगे। तो बाकी बड़ा बेटा और बहू अपना यूनिवर्सिटी में चले गए, तो मैं अकेला रह जाऊंगा। तो ये बात जब मेरे दिमाग में आई तो फिर मैंने एक शादी करने की या एक साथी की तलाश करने की बात मेरे दिमाग में आई और मैंने वो तलाश शुरू की है। तो इस उम्र में आप 81 साल के दादाजी हैं, ऐसी उम्र में लोग यही रिकमेंड करेंगे कि आप एक नर्स रख लीजिए, डॉक्टर रख लीजिए, और आपने सोचा कि हम शादी कर ले। देखिए, ऐसा है, डॉक्टर नर्स का आपको नहीं आया था कि मतलब डॉक्टर रख लेते, नर्स रख लेते? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो उम्र है वो तो एक नंबर होता है, एक संख्या होती है। आप अपने आप को कितना बूढ़ा महसूस करते हैं या कितना जवान महसूस करते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप मुझे देखती हो, मैं 81 साल का हूँ, पर सामान्यतः मैं 80 साल का लगता नहीं। 81 नहीं, अभी तो 80 मेरे पूरे हुए हैं।
तो मैं लगता नहीं हूँ क्योंकि मैंने अपनी हेल्थ को मेंटेन किया और आज भी मैं मेंटेन करता हूँ। मेरा आज भी फिजिकल स्टैमिना है, पार्किंसन का थोड़ा असर है। आज भी मेरा पढ़ने का, लिखने का, चलने का, बाकी चीज़ों का, मैं पॉलिटिक्स में हूँ, सामाजिक काम, मेरा अपना स्टैमिना है। पर इस सब के बावजूद भी मुझे ये भी सुझाव आया कि आप नर्स रख लीजिए। मैंने कहा अगर मैं नर्स रख लूँ तो क्या होगा, ठीक है, नर्स आएगी, दिन भर काम करेगी, चली जाएगी, तो रात में मेरा क्या होगा, मेरे पास कौन होगा। रात को मुझे कोई बात की ज़रूरत पड़ सकती है तो कोई चीज़। और दूसरा, नर्स रखने में बहुत सारे खतरे भी, मैं आपको बताऊं भाई। नर्स कोई भी, फ़र्ज़ करो सही या गलत कोई भी हो, आपके ऊपर आरोप लग सकता है। उस आरोप लगने के बाद फिर आपका क्या होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते। इस सब को देखते हुए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ना नर्स रखूँ ना हेल्पर रखूँगा, मैं शादी करूँगा अगर मुझे कोई मिल जाएगी तो। अगर नहीं मिलेगा तो मैं नहीं करूँगा। ऐसा भी नहीं है कि भाई मैं बिल्कुल ही बैठा पाऊँ था कि मैं शादी करूँगा। अगर नहीं मिलती, सूटेबल नहीं मिलती तो मैं नहीं करता। जैसा कि इस दौरान मैंने कुछ और मतलब देखा भी, मेरे सामने ऑफ़र भी आए, मुलाकात भी हुई, बातचीत भी हुई, पर उसमें मेरा मन नहीं जमा। देखिए, जब तक आपको अपने पार्टनर पे कॉन्फिडेंस नहीं है, विश्वास नहीं है, तब तक आप वो फैसला नहीं कर सकते। तो 2-3 ऐसे मामले आए, मेरे सामने प्रस्ताव आए, मैंने देखा, पर मेरा मन नहीं जमा। किसी के बच्चे ज़्यादा हैं, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। अच्छा, ये लव मैरिज नहीं है, तो फिर ये अरेंज कर करके बिल्कुल नहीं, ये अरेंज्ड भी नहीं है, लव भी नहीं है। ये जो मेरी डॉटर इन लॉ है, गायत्री जो है, छोटी बहू है, वो सुपरवाइज़र है इसमें, आंगनबाड़ी विभाग में, बाल विकास विभाग में, और वो इस समय तो लखनऊ में, उससे पहले वो लखीमपुर खीरी में पोस्टेड थी। तो ये आशा रानी, जिनसे अब मेरी शादी हुई है पिछले महीने में, ये इनके अंडर काम कर चुकी थी। और वो उनके बारे में जानती थी कि वो विडो है, उनकी पहले शादी हुई थी, उनका तलाक हो चुका है, और फिर उनका स्वभाव क्या है, काम क्या है, कॉम्पिटेंस क्या है, उनकी काबिलियत क्या है, उस सब वो परिचय थी। और फिर वो उनके दिमाग में था। जब मैंने बात ये रखी तो उनके दिमाग में आया। इस पर उन्होंने उसको एक बार यहाँ बुलाया, लखनऊ बुलाया, बुला के डिस्कस किया। डायरेक्ट नहीं बताया कि मेरे घर में ज़रूरत है, इनडायरेक्टली उसको कहा कि ऐसे ऐसे एक शख्स है, उसकी ये ज़रूरत है, ये है, ये उसके साथ है, तो आप करना चाहेंगी। उन्होंने तब कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि नहीं। फिर पहले तो उन्होंने कहा कि मेरा शादी करने का इरादा ही नहीं, मुझे अब करनी ही नहीं है, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, मैं नौकरी में हूँ। 17 साल की वो आंगनबाड़ी की नौकरी कर चुकी हैं और पोस्ट ग्रेजुएट है सोशियोलॉजी। तो उसने कहा कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं इतना कमा लेती हूँ, मेरा खर्चा चल जाता है, मेरी सिस्टर मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ, मुझे शादी की कोई ज़रूरत। फिर भी गायत्री ने कहा कि आप मन में रखिएगा, विचार करिएगा, कभी हो तो आप करिएगा। अच्छा, इस बीच में जब ये बात हुई तो मैं बाहर था, मैं अपने घर पंजाब गया हुआ था। जब मैं लौट के आया तो गायत्री ने मुझे कहा कि ऐसे एक लेडी है और ये उसकी स्टेज है, क्या आप उससे बात करना चाहेंगे? तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, आप बुला लीजिए, मैं आमने सामने बैठ के बात करना चाहता हूँ। तो 4 अगस्त को, इसी अगस्त को जो है 4 अगस्त को वो यहाँ पर आई लखीमपुर से। पहले गायत्री ने बात की, वो गायत्री तो पहले बात कर ही चुकी थी, फिर मैंने बात की, इसी कमरे में बैठ के आमने सामने बातचीत की, घंटा 1.5 घंटा बातचीत की। मुझे जो जानना था मैंने जाना, उसे जो जानना था उसने जाना, ये जो है। और 1-1.5 घंटे के बाद फिर हमने उनसे पूछा कि आपका क्या इरादा है, मतलब कुछ आप अगर कोई इरादा हो तो आप बताना चाहिए, आप बताएं, नहीं हो तो आप तो भी बताएं। तो उन्होंने थोड़ा सोचने के बाद कहा कि मैं तैयार हूँ। तो मैंने फिर कहा कि हाथ मिलाइए, हमने हाथ मिलाया, बात पक्की करिए, तो बात पक्की हो गई। तो फिर मैंने ये कहा कि देखिए ऐसा है, जब बात ये पक्की हो गई है तो हम इसमें ज़्यादा समय नहीं देंगे, क्योंकि इसमें बहुत बड़े खतरे हैं, बहुत बड़े खतरे हैं इसमें, इस प्रस्ताव में। तो मैंने कहा हम 2 दिन में हम शादी करेंगे। 2 दिन में शादी का मतलब हमने उनको ये कहा कि आप अपने मायके जाइए, लोगों को बताइए। हम जैसे संडे को बात हुई, 4 तारीख को, सोमवार, मंगलवार, बुधवार को हम बुद्ध विहार में शादी करेंगे, यहाँ लखनऊ में, यहाँ तकरोही बुद्ध विहार है, वो एक तरीका है शादी करने का, बहुत रीति से शादी होती है, वो करेंगे। तो वो इतना बात कह के हमने उनको खाना वाना खिला के विदा कर दिया, चले गए। और गायत्री ने वैसे उनको वो शगन दे दिया, जैसे होता है वो दे दिया जो भी होता है, वट एवर इट इज़। तो वो गई, वहाँ जाके उन्होंने अपने परिवार में बात रखी। उनका परिवार बड़ा लंबा चौड़ा है, 5 बहन भी हैं? नहीं, इनके बच्चे नहीं हैं, आशा का कोई बच्चा नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। तो अपने परिवार को बताया, लंबा चौड़ा परिवार है, 5 बहनें हैं, 3 भाई हैं, पिता है, सारे के सारे इनके खिलाफ खड़े हो गए। तुम क्यों कुएं में गिरने जा रही हो, कहाँ से तुम्हारे दिमाग में ये आ गया, क्या करोगी तुम, बिल्कुल मत करो, नहीं हम सब आपके खिलाफ हैं।
तो सब ने अपना अपना जो भी मन था उसको कहा और सब ने मना किया। सब ने, यहाँ तक भी हुआ कि इनको बंद कर लो, इनको जाने ही मत दो, घर में बंद कर दो, घर में बंद कर दो। खैर वो 2 दिन तक ये जद्दोजहद चलती रही। वो हमें बताती रही कि मेरे साथ ये और भी बातें होती रही आप दोनों लोग की। हाँ, बीच में मुझसे जा गायत्री से, अच्छा। गायत्री से को बताती रही मेरे ऊपर ये दबाव आ रहा, ये दबाव आ रहा, विभाग की तरफ से दबाव आया, अरे तुम क्यों गड्ढे में गिरने जा रहे हो, क्यों, अरे 80 साल के बूढ़े से क्यों शादी करने, ये सब बातें लोगों ने कही, कहते हैं लोग। तो पर उसने कहा कि देखिए ऐसा है, अपने घर वालों से कहा देखिए मैं एक हाँ करके आया हूँ, मैं एक प्रॉमिस करके आया हूँ, मुझे उस प्रॉमिस को हर हालत में पूरा करना है, और अगर आप मेरे साथ आएंगे तो मुझे खुशी होगी, अगर आप नहीं आएंगे तो भी मुझे कोई ऐसी बात नहीं, मैं वहाँ जाऊँगी, और अगर लेटर ऑन मुझे लगता है कि मेरा फैसला गलत था तो मैं लौट के लखीमपुर नहीं आऊँगी, ये उसने कहा। लेकिन ये आपने जो कहा वो उन्होंने कहा है, ये काफी मतलब कि एक सुदृढ़ फैसला लिया, क्योंकि वो आज की औरतों महिलाएं हो जाती हैं, उनके बच्चे होते हैं जी, फिर भी अगर कुंवारी रहती है फिर भी वो इस तरह का फैसला नहीं ले पाती अपने परिवार के खिलाफ जा ये बात करके। तो सही है। लेकिन ये तो बहुत वो उसको कैसे देखते हैं? मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि उनकी जगह को दूसरी होती, जितना दबाव उनके परिवार का पड़ा था वो बैकआउट कर जाते। हमने तो पुलिस में रहते ऐसे बहुत सारे मामलों को देखा, यहाँ लड़की या औरत जो है वो माता पिता या रिश्तेदारों के दबाव में बैकआउट कर जाती है, वो लड़का बेचारा जेल चला जाता है, हम जानते हैं। ज़्यादातर लड़के लड़कियाँ रजामंदी से भागते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि लड़की कमज़ोरी दिखा देती है और माँ बाप का दबाव पड़ता है, पीछे हट जाती है, पीछे हट जाती हैं, बैकआउट कर जाती हैं, और लड़का बेचारा जेल चला जाता है। तो मैं इस मामले में इनकी दाद देता हूँ, आशा रानी की दाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ी बहादुरी के साथ अपना मतलब अब सामना किया, सारी परिस्थिति का सामना किया। वो खैर उन्होंने किया, 2 दिन में करते करते आधा परिवार उसके साथ आ गया। आधे परिवार ने कहा, जीत पे आ गए कि नहीं हमें करना ही है, आधा परिवार राजी हो गया कि हम आपके साथ चलेंगे 7 तारीख को। अच्छा, इधर हमारे घर में भी हमने जब अनाउंस किया तो यहाँ भी महाभारत शुरू हो गया। 2 मेरी बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं, तो 2 बेटियों में से एक बेटी मेरे पक्ष में खड़ी हुई, एक बेटी मेरे खिलाफ खड़ी है, वो आज भी खिलाफ है। वो क्या कहती हैं, खिलाफ में क्या कहती हैं? अब वो कुछ नहीं कहती, मैं उनको पूछता हूँ बताओ आपको आपत्ति क्या है, बाबू उनको वो कुछ नहीं बता रही। सामाजिक वो लज्जा आ रही होगी कि लोग कहेंगे कि तुम्हारे पिता ने इस तरह काम किया है। कोई ऐसा नहीं है, उनका बाप एक नामी ग्रामी आदमी, ऐसी बात नहीं है। लोग जानते हैं उनका बाप क्या है, लोग जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। तो खैर उनका अपनी आपत्ति है, मैंने कहा खुल के बताओ ताकि मैं आपकी आपत्ति का निवारण करूं। ऐसे ही जो बड़ी बहू है, बड़ा बेटा है, उनको भी आपत्ति है, वो भी नाराज़ इसमें हुए। फिर हमने जब 4 तारीख को शादी थी, हम सबको इनवाइट किया, दोनों बेटियों को इनवाइट किया, दामाद को इनवाइट किया, यहाँ भी बेटा और बहू जो थे इनको इनवाइट किया। तो उनमें से मतलब छोटा बेटा और बहू वो तो गायत्री तो करवा ही रहे थे, वो थे। एक मेरी बड़ी बेटी नोएडा में वो आई, छोटी बेटी नहीं आए, और बड़ा बेटा और बड़ी बेटी नहीं आए, बहू नहीं आए। तो हमने 7 तारीख को शादी कर ली, अपना दस्तखत किए, अपना प्रमाण पत्र ले लिया। उसके बाद हमने 17 तारीख को एक छोटा सा रिसेप्शन हमने अरेंज किया, अपने हमारा पुलिस का होता है वहाँ पर हमने रखा। उसमें हमने लगभग केवल 50 लोगों को बुलाया, जिसमें आशा के रिश्तेदार आए, सारे लगभग 90% आ गए, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मेरी तरफ से जो मेरे यार दोस्त थे वो आए, और जो हमारे परिचय थे वो आए। तो 17 तारीख को हमने वो रिसेप्शन का भी काम अपना वो कर लिया, और तब से लेके आशा जी यहाँ पर बराबर बनी हुई है मेरे साथ। आपने कहा कि हमारे यार दोस्त भी है, उन्होंने क्या कहा, आपका समर्थन किया कि भाई सही किया है, या फिर देखिए जो नाराज थे वो नहीं आए, जो मेरे समर्थन थे वो सभी आए। हो सकता है कुछ लोग मजाक में आए हुए कि भाई, ऐसा नहीं है। मेरे साथ मजाक करना बहुत महंगा पड़ता है किसी को, अगर कोई करेगा तो मेरे साथ किसी को मजाक करने की हिम्मत नहीं, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि लोग जानते हैं मैं कितना सीरियस हूँ, मैं कितना सीरियस। तो ऐसा कोई नहीं है, जो वास्तव में इस बात को मान रहा था कि हाँ सही किया, ज़रूरत थी, अच्छा किया, वो सब लोग आए, और जिनको नहीं आना था नहीं आए, ठीक है। ये जो आए उनका हम स्वागत करते हैं, उनसे हम खुशी है, जो नहीं आए वो उनका फैसला है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। ये सारी चीज़ें तो हमने शुरू से लेके जान ली अंत तक। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि जब आपने डिसाइड किया तो आपने किससे पहली बार कैसे कहा कि हमको शादी करनी है? भाई देखिए, मेरे रिश्तेदार हैं, उनको मैंने कहा कि मुझे शादी करनी है, मुझे कंपेनियन है। मैंने अपने बच्चों को भी कहा कि भाई मुझे ज़रूरत महसूस हो रही है। आपका पहला रिएक्शन क्या रहा? पहला रिएक्शन ये कि आप कैसे सोच रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? ये जो गायत्री जी का नाम ले रहे हैं आप, इनका क्या? उनका पॉजिटिव, उनका शुरू से पॉजिटिव था।
मेरी बड़ी बेटी का शुरू से पॉजिटिव था जी। तो जो आपने कहा कि हमको शादी करनी है तो उन्होंने कहा कि ठीक पापा आपको हम बताते हैं कोई लड़की? नहीं, वो उन्होंने कहा कि हम तलाश करेंगे, आप नर्स रख लीजिए, आप कोई हेल्पर रख लीजिए। मैंने कहा ना मैं नर्स रखूँ ना मैं हेल्पर रखूँगा, मैं करूँगा तो शादी करूँगा अगर वो हो जाएगी, नहीं वो तो कोई बात नहीं, कोई ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि शादी ज़रूर हो। तो वो उनकी सोच थी, मेरी अपनी सोच थी। जिन्होंने मदद किया आई एम थैंकफुल टू देम। जो विरोध में है मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कर, आई फील पिटी फॉर देम कि वो अपनी सोच के शिकार हैं, अपनी सोच के शिकार हैं। अभी तो आपकी शादी हो गई है, आपकी उम्र 80 साल है, आंटी जी की 40 साल है। ऐसे में जो है कि कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। आंटी जी भी उसी में आती हैं और आप भी उसी में आते हैं। आपके बच्चे मतलब कि कुछ सहयोग में है, कुछ असहयोग में है। अगर कुछ खुदा न खास्ता कभी भी कुछ होता है तो एज ए पत्नी जब हिंदू कानून में या फिर कोर्ट की तरफ से वो अधिकार मिलता है कि पेंशन मिलती है, प्रॉपर्टी में हक मिलता है, ये सारी चीजें कैसे होगी? देखिए ऐसा है, उनके लिए खुदा ना करे, बच्चे तो नहीं है उनके पास, नहीं कल को खुदा ना करे हो जाए, कभी भी कुछ हो सकता है। उनको 2 सिक्योरिटीज पक्की है। एक सिक्योरिटी तो ये है कि जितनी मुझे पेंशन मिलती है उसकी आधी पेंशन उनको पूरी उम्र मिलेगी, और दूसरा पूरी उम्र उनका फ्री इलाज होगा। बाकी मकान मेरे पास है, थोड़ी ज़मीन मेरे पास है, मतलब वो मेरे पास है, तो वो मैं जिसको देना चाहूँगा मैं दूंगा। अगर मैं उनको देना चाहता हूँ उनको दूंगा, बेटे बेटियों को मैं देना चाहता दूंगा, नहीं देना चाहूँगा तो नहीं दूंगा। तो जब उन्होंने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी की है, मैंने उनके लिए ये सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया। जैसे मुझे पेंशन है इस समय लगभग 1,30,000 के करीब मिलती है। अब करते करते अगर मैं 10 साल 15 साल हो रहेगा 2 लाख हो जाएगी, तो कम से कम उन्हें 1 लाख रुपए पर मंथ उनको पेंशन मिलेगी, और लाइफ लॉन्ग उनको फ्री इलाज मिलेगा। किसी भी अस्पताल का इलाज, वो कार्ड बना होता है उसमें नाम शामिल होता है, वो किसी भी अस्पताल में जाके इलाज कर। ये 2 सिक्योरिटी तो उनके पास है, बाकी रहने की व्यवस्था मैं करूँगा। तो 3 चीज़ें तो हो गई, बाकी क्या है भाई, उतना तो हो ही जाएगा, उससे उनका जीवन आराम से चल जाएगा। ये भी चीजें होती है कि जब पिता के बाद माँ पे जाता है, माँ के बाद बच्चों पे जाता है, तो इस तरह से ट्रांसफर होगा कि या फिर जो है कि जैसे कि आपने उनके नाम कर दिया तो उसके बाद फिर गायब हो गई प्रॉपर्टी? देखिए ऐसा है, जो माँ के नाम प्रॉपर्टी होती है वो बेटे बेटियों सबको जाती है, जो बाप की होती है, बाप द्वारा बनाई होती है, वो बच्चों को, पहले पत्नी की जाती है उसके बाद वो पहले पत्नी को जाती है उसके बाद उनको जाती। तो मैं ये सारी स्थिति मेरे सामने है, मैं उसकी पूरी व्यवस्था करके जाऊंगा, वो मेरे हाथ में है। उनका भविष्य सिक्योर हो, फाइनेंशियली वो सिक्योर हैं, हेल्थ के लिए वो सिक्योर हैं, और बाकी रहने बहने के लिए जो है वो मैं पूरा इंतजाम करके जाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं पूरा इंतजाम करूंगा। अच्छा, आप दोनों के बीच में 80 साल मतलब 40 साल का अंतर है, चीजें कैसे मैनेज होती है? क्योंकि आप एक उनके पिता के बराबर हैं, कम्युनिकेशन कैसे हो पाता है? पति पत्नी के रूप में होता है भाई। पिता तो कम उम्र का भी होता है, ज़्यादा उम्र का भी होता है। जब हमारा जो रिश्ता है, हमारा रिश्ता पति पत्नी का है, तो वही हमारा उसी रूप में कम्युनिकेशन होता है। जैसा मेरा कम्युनिकेशन पहली पत्नी के साथ होता था, बिल्कुल उसी तरह से मेरा कम्युनिकेशन उनके साथ होता है। उसमें कोई ना हिचकिचाहट की बात है ना शर्म की बात है। हम पति पत्नी है, पति पत्नी के बीच में जो होता है वो सब है, वो सब, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपने एक नया उदाहरण पेश किया है समाज में। बहुत सारी विधुर आदमी भी होंगे, बहुत सारी कम उम्र की ऐसी महिलाएं भी, लड़कियां भी होंगी जिनकी पति नहीं रहते, विधवा हो जाती हैं, लेकिन समाज दूसरी शादी की बात नहीं करता है। अगर उनके पास 1 बच्चा हो गया, 2 बच्चा हो गया, भले ही छोटा सा बच्चा है, छोटा सा ही है, 2 साल का है, 1 महीने का है, 2 साल का है, उसमें लोग दूसरी शादी की बात नहीं करते, कहते हैं कि अब आपकी किस्मत ऐसे ही रही। उनको इसी तरह से मोटिवेट किया जाता है कि एक मर गया, हो सकता है दूसरा भी मर जाए, क्या गारंटी है? तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे उनको, उनके परिवारों को और उनको? मैं ये कहना चाहूँगा कि शादी करने के बाद 1-2 वीडियो मेरे चले हैं। अब एक वीडियो तो लगभग 85 लाख लोगों ने देखा है, 85 लाख, और दूसरा वीडियो भी 8 मिलियन में गई है आपकी। हाँ, वो उसमें चला। क्यों देखा? वो इसीलिए देखा कि जो मैंने किया है इसी प्रकार की बहुत ज़रूरत है, और इसके पश्चिम के देशों में तो होती है, लेकिन भारत में इसको लोग संकीर्ण मानसिकता के रूप में देखते हैं। कहते हैं कि बच्चे सयाने हो गए, मतलब इवन महिला को तो ऐसा भी बोलते हैं कि अगर पैदा हो गया तो भी उसने गुनाह कर लिया, दूसरा शादी नहीं कर सकती है, बच्चे कहाँ जाएंगे, कौन उसको स्वीकार करेगा? ऐसा है, भारत में भी हुई है शादियाँ, ऐसी बात नहीं है। भारत में भी बड़ी उम्र में लोगों ने शादियाँ, पर वो बहुत कम करता है, वो न्यूज बनता है आपकी तरह।
नहीं, मैंने न्यूज़ बनाने के लिए शादी नहीं की है। नहीं, मैंने आपने तो भले अपने नहीं बनाई लेकिन बन तो गए ना। अब न्यूज़ बन गई तो एक अलग बात है, अलग। मैं देखिए, मैंने जो अनुभव किया शादी करने के बाद, मैंने अनुभव किया जैसे ये वीडियो चला, मेरे पास इतनी ज़्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही हैं फेसबुक पे, और जिसमें मेल फीमेल दोनों हैं, ज़्यादा उम्र की औरतें हैं, ज़्यादा उम्र के मर्द भी हैं, वो मैं देख रहा हूँ, उनका देख रहा हूँ। और दूसरा, मेरे पास इतने फ़ोन आ रहे हैं, लोग अपने व्यक्तिगत मामला बता रहे हैं। जैसे काफ़ी महिलाओं के मेरे पास फ़ोन आए कि ये मेरी एज है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे पति को मरे हुए इतने दिन हो गए हैं, मैं शादी करना चाहती हूँ। और ये भी बताती हैं कि हमने घर में बात चलाई तो परिवार ने विरोध किया, मेरे बच्चों ने विरोध किया। कुछ जगह जहाँ इसमें देखिए, इस मामले में सबसे पहला विरोध आपके परिवार से शुरू होता है। परिवार, जो मैं थोड़ा समझाऊँ, परिवार इसलिए विरोध करता है कि आपके नाम कोई संपत्ति, अगर कोई संपत्ति नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर संपत्ति है तो परिवार को लगता है अरे कोई तीसरी आएगी तो वो संपत्ति जो है ले जाएगी, इसीलिए संपत्ति एक उसमें कारण रहता है। ये तो पुरुषों के लिए होता है, महिलाओं के लिए नहीं, महिलाओं के लिए भी ये है ना भाई, जैसे पुरुष है, महिला आ गई तो वो महिला आएगी तो उसकी संपत्ति लेगी ना। महिला जो आएगी वो कोई ना कोई सिक्योरिटी दे के आएगी ना, कि आप उसको सिक्योरिटी देंगे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देंगे, वो देंगे। तो परिवार, मैंने कहा ये तो पुरुषों के लिए हो गया, महिलाओं की शादी के लिए ये है कि वो नहीं चाहते कि उनकी माँ किसी दूसरे की पत्नी बने। वो पता नहीं क्या ऐसी धारणा है। अरे वो आपकी माँ होने के साथ वो एक औरत भी है, उसके अपने जज्बात हैं, उसकी अपनी ज़िंदगी है, उसकी अपनी इच्छाएं हैं। आप उसको ज़बरदस्ती क्यों मार के रखना चाहते हैं? आप केवल माँ के रूप में क्यों रखना चाहते हैं? वो माँ है, एक सच्चाई है, परंतु वो एक औरत है। औरत के रूप में उसको जीने का एक अधिकार है, आप उस अधिकार को छीनना चाहते हैं। औरत के मामले में ज़्यादातर लोग इमोशनल दिखाते हैं, हमारी माँ है, किसी की पत्नी कैसे बन जाएगी? भाई क्यों नहीं बन सकती, क्यों नहीं बन सकती? उसको बनने का अधिकार, उसने आपको पैदा कर दिया, आप उसके मालिक नहीं हो गए। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने आपको पैदा करके जहाँ तक पहुँचा दी। आपको तो उसका सुख दुख देखना चाहिए, आप उसका दुख सुनने को तैयार भी नहीं। जैसा मैंने देखा, मेरे पास जिन औरतों के आए बायोडेटा आया, जहाँ फ़ोन आए, वहाँ पर उसके बच्चे उनका विरोध कर रहे हैं। अरे भाई अब क्यों कि हमारी माँ कैसे शादी कर लेगी? अरे भाई, औरतों मर्दों के बीच में शादी होती है, किसी ऐसे के साथ शादी तो नहीं कर रही। आपको तो हेल्प करना चाहिए कि ठीक है मम्मी, आपने हमारे लिए कुर्बानी की है, हम आपकी मदद करते हैं, आप जाइए, अब सुखी रहिए, आप जिए। तो इसीलिए परिवार को सोच बदलने की ज़रूरत है, समाज को सोच बदलने की ज़रूरत है। अगर एक मर्द शादी कर सकता है या मर्द ना शादी करे, उसके बिना भी अपना गुजारा कर सकते हैं, करते हैं लोग, जानती है। तो अगर मर्द कर सकता है तो औरत को जीने का अधिकार क्यों नहीं? क्या उसकी इच्छा नहीं है? क्या उसकी ज़रूरतें नहीं? क्या कहीं न कहीं पुरुष कर लेता है इस उम्र में, लेकिन औरतों के लिए कहीं न कहीं लोग नहीं करने देते हैं, नहीं करती हैं, बहुत मुश्किल है। वो नहीं करती हैं, वो अपने आप को मारती हैं। मैं बताऊं, जीते जी मारती हैं। आप विधवा को शादी का अधिकार, अगर मर्द को शादी करने का अधिकार है, विधवा को क्यों अधिकार नहीं है? क्यों आप सर मुड़ा के उनको आप घाट पे छोड़ आते हैं? क्यों आप उनको बनारस में लुटने के लिए, मरने के लिए आप छोड़ते हैं? क्यों आप हरिद्वार छोड़ते हैं? क्यों आप मथुरा छोड़ते हैं? उन्होंने कोई पाप किया, कोई मर गया उनका पति, तो उनका क्या कसूर है? मर गया तो वो मर गया, उनका क्या कसूर है? वो तो उनका दुर्भाग्य है कि वो मर गया। तो आप उसको क्यों, वो तो और बड़ा विशाल बना देते हैं लोग। वो तो मर गया, आप उसको जीते जी क्यों मार रहे हैं? आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, आप अपराध कर रहे हैं। अगर आप किसी को जीते जी मार रहे हैं, ये तो आपने सही, आप अपराध कर रहे हैं, बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। आपको क्षमा नहीं किया जा सकता। एक जीते जी आदमी को, चाहे वो औरत है चाहे मर्द है, आप उसको मुर्दा बना के रखना चाहते हैं। आपने कहा कि मेरे यहाँ बहुत सारे कॉल्स आते हैं आदमियों के, महुओं के, तो आप एक IPS रहे हैं, क्या ऐसी कोई संस्था चालू करेंगे जो, क्योंकि शादी.com से लेकर के कितनी सारी साइट्स बनी हुई है, मैरिज करवाती है यंग लोगों की, क्या आप ऐसे कोई संस्था चालू करेंगे जिसमें ओल्ड एज उम्र के लोग? नहीं, ऐसा करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मेरी दूसरी एंगेजमेंट्स हैं, सोशल वर्क का, मैं पॉलिटिक्स में हूँ, मैं अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, पॉलिटिक्स कर, हाँ उसके माध्यम से जो हो सकता है, पॉलिटिकल मूव के माध्यम से जो कुछ भी हो सकता है उतना हम ज़रूर करेंगे। परंतु इस प्रकार की संस्था कोई चालू करना, रन करना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मेरी वो एंगेजमेंट शुरुआत कर सकते हैं आपके अंडर में लोग आके। मैं कुछ लोगों को जो मेरे पास डेटा मैं पास ऑन कर सकता हूँ कि आप बायोडेटा ये लीजिए, आप उसका मतलब कोशिश करिए कि उनको कहीं ना कहीं साथी मिल जाए, क्योंकि ये एक आदमी सारे काम नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। हाँ, मेरी सिंपैथी है। अगर मैंने उनको ये भी कहा कि अगर मेरा कोई सर्कल है
आपने अपनी बात रखी है, उस सर्कल में अगर कोई मुझे मिलेगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको दोनों को करेक्ट करने की, उसके बाद आप लोग डिसाइड कर लीजिए। पर मैं सबका कल्याण नहीं कर सकता, मैं कोई वैसा नहीं हूँ कि मैं सबका कल्याण कर दूंगा, मैं नहीं कर सकता। मेरी अपनी सीमाएं हैं, मेरी अपनी वरीयताएं, तो मैं उसके हिसाब से मैं करूँगा। ये आखिरी सवाल मेरा है कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो शादी करना चाहते होंगे ओल्ड एज में, लेकिन किसी डर वजह से परिवार का, समाज का नहीं बातें अपनी नहीं रख पा रहे होंगे, बच्चे भी उनके, उनसे भी आप क्या कहना चाहेंगे जिनके माँ बाप शादी करना चाहते हैं, या फिर उन अभिभावकों को क्या कहना चाहिए जो शादी करना चाहते हैं, उनको क्या आप करना चाहेंगे जिसकी वजह से दोनों मोटिवेट हों, बच्चे भी और जो करना चाहते हैं वो भी मोटिवेट हो? उनको देखिए, एक तो मैं अपनी उदाहरण द्वारा उनको बताना चाहूँगा कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, बशर्ते कि आप करने की हिम्मत दिखाएं। और दूसरा, परिवार आपका सहयोग दे तो बड़ी अच्छी बात है, समाज आपका सहयोग वर्तमान में नहीं देता। शायद एक आध कोई परिवार होगा जिसमें बच्चों ने सपोर्ट किया होगा आप शादी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग मेरी उस स्टेज में है जिस स्टेज में मैं हूँ, आप ओल्ड एज है, इनसिक्योरिटी है, आप अकेले हैं, तो आप अपनी बात को रखिए, आप अपनी मांग को परिवार के सामने रखिए, आप समाज के सामने रखिए। जब तक आप रोएंगे नहीं तो आप, जैसे वो कहते हैं कि रोए बिना तो माँ भी दूध नहीं देती है। जब तक आप बोलेंगे नहीं, आप मांग नहीं रखेंगे तो कौन जानेगा कि आपको क्या कष्ट है। इसलिए आप खुल के अपनी बात रखिए। मेरी उदाहरण दीजिए कि 80 साल में मिस्टर दारापुरी शादी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आप मुझसे इंस्पिरेशन लीजिए, प्रेरणा लीजिए। दूसरा, परिवारों को मेरा ये कहना है कि आप जीते जी अपने माँ बाप को मत मारिए, उनको जीने का अधिकार है, उनका आपके ऊपर बहुत बड़ा परोपकार है, आपके ऊपर एहसान है, आप उस एहसान का बदला देने की कोशिश करिए। अपने माँ बाप का ये जो उनकी कष्ट वाली जो स्थिति है उससे उनको निकालने में पूरा सहयोग दीजिए। और तीसरे, मैं समाज को कहना चाहूँगा, ये दोगलापन छोड़िए। पर्दे के पीछे क्या नहीं होता, कौन नहीं जानता, कौन क्या करता, कौन नहीं जानता। आप एक इंसान को सामान्य इंसान समझिए, उसका जो जीने का अधिकार है उसको अधिकार एक्सरसाइज करने दीजिए और उसमें आप सहयोग दीजिए। मैं थोड़े समय के तजर्बे के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ, इस समाज में चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान, कुछ भी हो, हर एक समाज में इतने पुरुष हैं, इतनी महिलाएं हैं कि लगभग जितने ऐसे लोग हैं उनकी समस्या का हल हो सकता है, उनकी आपस में शादियां हो सकती हैं, जिसके लिए हम सबको, मैं तो कहूँगा ये पॉलिटिकल डिमांड बनाई जाए कि आप भाई जो विडो रीमैरिज है उसको आसान करिए, जो स्टिग्मा आप उसको हटाइए, आप सबको मौका दीजिए, प्रोत्साहित करिए। इंसान, आदमी का एक जीवन होता है, उस जीवन को आप नरक मत बनाइए, जीते जी किसी को मत मारिए। अगर मैं समझता हूँ कि मेरी शादी या आशा जी की शादी के माध्यम से अगर ये संदेश जाता है तो मैं समझता हूँ कि मुझे बड़ी खुशी होगी कि भाई हम अपने माध्यम से हम किसी का कुछ भला कर सके। समाज को संदेश है, आप ये दकियानुसी छोड़िए, दोगलापन छोड़िए, आप अपने को उस जगह पर रख के देखिए। अगर आप हों तो आप क्या करें, परिवार वाले अपने को उस जगह पर रख के देखिए। 85 साल की उम्र में आप अकेले रह के दिखाइए। इसलिए मेरा कहना है, जो बुजुर्ग हैं आप आगे आइए, अपनी मांग उठाइए। परिवारों को कहना है आप एहसान मानिए उनका, उनकी मदद करिए। समाज को कहना है आप ये दोगलापन छोड़िए, आप ये दकियानुसी छोड़िए और ऐसे सभी लोगों का दुख निवारण है वो करिए, वो हो सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। एक सवाल यहाँ पे और बन गया, मेरे मन में आया कि आप 80 साल के हैं, 40 साल की वो हैं। शुरुआत में हमने एक सवाल किया था कि कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है, तो आपने सिक्योरिटी की बात की, 1 लाख 1.5 लाख पेंशन मिलेगी और ये घर मिलेगा और हेल्थ का लिए इलाज वो पूरा होगा। तो उसके बाद 40 साल है, 41, 42, 43, 50, 60, 70, 80, 90, पता नहीं कितनी उनकी उम्र है, क्या उस एज में भी जाके कोई तीसरी शादी भी कर सकती है, फिर क्या होगा? ये उनको फ्रीडम है, मैं किसी को बांध के थोड़ी जाऊँ भाई। अगर मैं करना चाहिए, आपकी बातों के अनुसार करना चाहिए उनको, तो क्या वो चीजें मिलेंगी? उनको प्रॉपर मिले भाई, वो तो उसको सोचना होगा ना। मैं तो दे के जाऊंगा ना, मैं तो दे के, अगर फिर तो नहीं मिलेगी वो 1.5 लाख 1 लाख 1.5 लाख पेंशन। और ये कल को क्या होगा मैं क्या कह सकता हूँ। आज मेरे साथ जो है वो तो उनको सोचना होगा ना कि शादी करने में उसको फायदा है ना करने में फायदा, वो तो उसको अब व्यक्तिगत फैसला होगा उसका ना। ये वाला मैं अभी से ना यहाँ पे तो फायदा देखेंगी तो फिर तो सारी जिंदगी जिस वजह से शादी की आप प्रोत्साहित कर रहे हैं उस अनुसार वो तो फिर सिंगल ही रह जाएंगी। भाई मैं क्या कर सकता हूँ भाई, अगर वो ना रहना चाहे शादी कर ले, मैं कोई आपत्ति करने थोड़ी तो आपको जो आप दे के जाएंगे वो तो मिलेगा नहीं उनको। तो उसके भाई मैं तो दे रहा हूँ ना, मैं तो उनको दे रहा हूँ।
अब उसको रखना यहाँ पे देने की वाली बात भी साथ में रखते हैं और शादी की बात भी, मतलब ओल्ड एज में या सिंगल रहने की बात हम नहीं कर रहे किसी को हैं। आप ओल्ड एज में सिंगल मत रहिए, शादी करिए, है ना। साथ करता हूँ। तो आशा रानी जी भी वो शादी करेंगी अगर आपको कुछ हो जाता है तो फायदा लगता तो फिर है वो जरूर करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं उसमें। अगर उनको फायदा लगता है, शादी करने में फायदा है, तो क्यों ना करें, उनको कर लेनी चाहिए। फिर यहाँ उनको सोचना पड़ेगा कि अब फ़ायदा कहाँ देखे, 1.5 लाख की पेंशन में ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है या फिर जो है कि किसी और के साथ कम्युनिकेशन का माध्यम मिल रहा है, वहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। ये सारी बातें हमने करी। एक समाज में जो विडो मैरिज है एक कुप्रथा के रूप में देखी जाती है। कब का ये मतलब इसका हो गया है कि विधवाओं की शादी होनी चाहिए, लेकिन विधवाओं की शादी क्या बात करें। मैंने जो कहा कि 2 बच्चे अगर हो जाते हैं तो महिलाओं की शादी नहीं की जाती है, हाँ पुरुषों की कर दी जाती है। ओल्ड एज में बाबा जी ने सर जी ने यहाँ पे नया एक शुरुआत करी है, न्यूज़ में काफ़ी ट्रेंड में बने हुए, तो हमने सोचा हम भी चल के बात करते हैं, क्योंकि इसके पक्ष में मैं भी हूँ कि किसी भी उम्र में किसी को भी शादी करने का हक है, जैसे बाहर देशों में होता है, भारत में भी वैसा होना चाहिए। हर उम्र हर जीवन खुश रहने के लिए है। आपको इस पर क्या करना, आप लोग कमेंट में बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।